कि हथेली पर रखकर नसीब तो क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। हथेली पर रखकर नसीब तो क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। कि दाना खाक में ही मिलकर गुले गुलजार होता है। रगों में दौड़ते इस लहू को पानी न समझना तुम। रगों में दौड़ते इस लहू को पानी न समझना तुम। यही वो आग है जिससे हर सपना साकार होता है। हर सपना साकार होता है। राम राम दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आपके जो एलडीसी का ब्लड ग्रुप वाला टॉपिक है, जिसमें ब्लड ग्रुप, रक्तदान और आरएच फैक्टर दिए हुए, वो इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और इसके एक नेक्स्ट लेक्चर में रक्त संरचना के बारे में पढ़ेंगे। और इसी के साथ आपके ये जो ब्लड वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये इम्पोर्टेंट लेक्चर। तो आज का हमारा टॉपिक है रक्त समूह, रक्तदान और आरएच फैक्टर। ये तीन टॉपिक आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। इसके आगे जो हमने टॉपिक थे रोगाणु तथा मानव स्वास्थ्य, कुपोषण, मानव स्वास्थ्य और मानव रोग, ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिए। आज की वीडियो में ये तीन टॉपिक भी कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद एक वीडियो में ब्लड की संरचना के बारे में पढ़ लेंगे। टॉपिक तो वो नहीं दिया हुआ है, लेकिन वो भी पढ़ना जरूरी है, उनमें से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये वाला पॉइंट जो एलडीसी का साइंस का सिलेबस में है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मानव रक्त, ह्यूमन ब्लड। इसमें हम तीन चीज पढ़ेंगे। एक तो ब्लड ग्रुप क्या होता है, सेकंड चीज रक्तदान अर्थात रक्त का आदान और प्रदान, और एक है आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका लगभग 2016 में भी क्वेश्चन आया रखा है, 2018 में भी क्वेश्चन आ रखा है। दोनों बार आरएच फैक्टर का क्वेश्चन आ रखा है। इसके अलावा ब्लड ग्रुप का क्वेश्चन आता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहले आज का जो ब्लड ग्रुप है उसमें सबसे पहले हम ब्लड के मूलभूत गुण पढ़ते हैं। ब्लड के कौन कौन से गुण होते हैं। तो सबसे पहले ब्लड की प्रकृति कैसी होती है। ये एक तरल संयोजी उत्तक है। जैसे है तरल संयोजी उत्तक, ये क्या है, एक उत्तक है, और वो भी कैसा उत्तक है, तरल उत्तक है। तो याद रखना कि ब्लड क्या है, एक तरल संयोजी उत्तक है। और इसकी उत्पत्ति मीजोडर्म से होती है। मीजोडर्म क्या होता है, जब भ्रूण का विकास होता है तो तीन परतें होती है। इसकी तीन जो परतें वो कौन सी है, एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म। और अर्थात एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में होती है मीजोडर्म। और इसी से ही मानव रक्त हो, मांसपेशियां, अस्थियां, इसके अलावा रक्त वाहिका, गुर्दे, जननांग, सभी का निर्माण किससे होता है, मीजोडर्म से होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मानव ब्लड का निर्माण किससे होता है, मीजोडर्म से। उसके बाद हमारे शरीर में कितना ब्लड होना चाहिए। तो हमारे शरीर स्वस्थ देश में कितना होता है, 5 से 6 लीटर ब्लड होना चाहिए, और होता है। और ये हमारे पूरे शरीर के वजन का कितना होता है, 7 से 8% हमारे शरीर में होता है ब्लड। और महिलाओं में पुरुष की तुलना में आधा लीटर ब्लड कम ही मिलता है, इसलिए महिलाओं में रक्त की कमी ज्यादातर होती रहती है। तो ये तो इसकी मात्रा हो गई। उसके बाद है ब्लड कैसा होता है, उसका रासायनिक गुण क्या है। तो ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.4, अर्थात 7.4 होगा, 7 से आगे है तो ये क्या होगा, एक सारी है, लेकिन कैसा सारी, हल्का सारी पदार्थ है। तो पूछ ले कि ब्लड है अम्लीय, सारी या उदासीन, तो ये क्या है, एक हल्का सारी पदार्थ है। उसके बाद इसका निर्माण तो किसमें होता है, तो एक मीजोडर्म में होती है, लेकिन इसके निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, हीमोपोइसिस कहलाती है। अभी हम आगे देखेंगे कुछ शब्दावलियां, तो उससे ये हीमोपोइसिस वाला वर्ड आपको आसानी से याद रहेगा। तो याद रखना कि ब्लड का निर्माण क्या कहलाता है, हीमोपोइसिस। उसके बाद हीमेटोलॉजी शब्दावली के कुछ हीमेटोलॉजी संबंधी कुछ शब्दावलियां दे रखनी है। जैसे कहीं भी आप साइंस पढ़ रहे हो, उसमें सेफेलो शब्द दिख जाए, सेफेलोलॉजी या सेफेलोलिस्ट या कोई भी शब्द सेफेलो आ जाए, इससे का मतलब क्या है, ये ब्रेन से संबंधित, ह्यूमन ब्रेन, मस्तिष्क से संबंधित है। उसके बाद यदि ऑफ्थो शब्द दिख जाए तो वो किससे संबंधित है, आग से संबंधित है। यदि कोई डर्मा शब्द दिख जाए, जैसे हमने मानव रोग में पढ़ा था,
डर्माटाइटिस वगैरह, तो वो क्या था, त्वचा में संक्रमण था। तो डर्मा शब्द आते ही याद रखना वो किससे संबंधित है, त्वचा से संबंधित है। उसके बाद है ब्लड। ब्लड में क्या आता है, हिमेटो। तो अभी मैं देखा हिमेटोपोइसिस देखा, अर्थात रक्त का निर्माण। हिमेटोलॉजी यानी रक्त के संबंधी जो अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं, हिमेटोलॉजी। एक याद रखना जिसके सब के पीछे लॉजी आता है, लॉजी का अर्थ क्या होता है, अध्ययन करना, चाहे किसी के भी पीछे आ जाए। जैसे ये है कार्डियो, तो कार्डियो के पीछे आ जाए लॉजी, तो कार्डियोलॉजी मतलब हृदय का अध्ययन करना। हिपेटोलॉजी मतलब यकृत का अध्ययन करना, इसका अर्थ है इसके भी पीछे लॉजी है, उसका अर्थ है उसके अध्ययन के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद जैसे हृदय के लिए क्या शब्द है, कार्डियो, आपने बात सुना होगा, कार्डियोलॉजिस्ट और वगैरह। तो ये कार्डियो किससे संबंधित है, हृदय से संबंधित। और यकृत से संबंधित क्या है, हिपेटो। कहीं भी हिपेटो वर्ड दिख जाए तो इसका अर्थ ये किससे संबंधित है, यकृत से संबंधित है। उसके बाद एक चीज है वो है ऑस्टियो या ऑर्थो। तो ऑर्थो या ऑस्टियो शब्द दिख जाए तो वो किससे संबंधित है, हड्डियों से संबंधित। कोशिका का कहीं भी हो तो वो क्या आता है, साइटो। जैसे कोशिका की वृद्धि क्या कहलाती है, साइटोसिस कहलाती है। कोशिका साइटो आता है। आरबीएससी के लिए क्या आता है, एरिथ्रो। तो एरिथ्रोलॉजी या एरिथ्रोपोइसिस वगैरह ये किस संबंधित है, आरबीएससी संबंधित है। ये वर्ड याद रखना, कहीं भी एरिथ्रो आए तो हम ज्यादातर ऑप्शन से भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि ऐसे पूछ ले कि डर्माटाइटिस क्या है, तो हमें पता नहीं कि ये किससे बात कर रहा है, लेकिन ये पता है कि डर्मा का अर्थ है त्वचा। तो इस चार में से जो त्वचा के बारे में कोई भी स्टेटमेंट दिया होगा वो सही हो जाएगा। इसके अलावा कमी के लिए क्या जाता है, पीनिया। तो कहीं भी पीनिया जैसे हीमोपीनिया या कोई भी वर्ड पीनिया आ जाए इसका अर्थ है कमी। तो ये सब क्या है, शब्दावली। ये शब्दावली आपको याद रखनी है। ये आपको अभी जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें फैक्ट में पूछकर पॉइंट वाइज आपके नॉलेज को क्या करते हैं, नॉलेज में आप तुक्का कैसे लगा सकते हो। यदि आपको ऐसे शब्दावलियां याद है तो आपको वो क्वेश्चन नहीं आते हुए भी आप सही कर सकते हो। ये शब्दावली आपको याद रखनी है। उसके बाद ब्लड के हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ ईयर आपको इम्पोर्टेंट है वो याद रखना है। जैसे सबसे पहले 15 जून 1667, 15 जून 1667, 15 जून मेरा बर्थ डेट भी है। तो 15 जून 1667 को क्या हुआ था, डॉक्टर जॉन डेनिस, डेनिस या डेविस को क्या कह सकते हैं, डॉक्टर जीन डेनिस ने क्या किया था, प्रथम बार सफल रक्त आदान किया। प्रथम बार रक्तादान कब हुआ था, तो याद रखना कि ये हुआ था 15 जून 1667। इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे सीधा टॉपिक दे रखा है रक्तादान। तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि सर्वप्रथम रक्तदान कब हुआ था, तो 15 जून 1667। किया किसने था, जॉन डेविस ने। और उसने क्या किया था कि एक भेड़ का जो ब्लड था वो निकाल को किससे चढ़ा दिया, 15 वर्षीय बच्चे को चढ़ा दिया। पहली बार रक्त का आदान किसके द्वारा किया गया था, जीन डेनिस के द्वारा किया गया था। और 15 जून को तो उसने ब्लड चढ़ाया था, लेकिन ब्लड निकाला कब था उसके अंदर से, 14 जून। अर्थात भेड़ ने रक्तदान कब किया था, 14 जून को। तो इसलिए 14 जून को क्या मनाते हैं, विश्व रक्तदाता दिवस। रक्त देने वाले के लिए रक्तदाता दिवस को मनाया जाता है, 14 जून को मनाया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना। उसके बाद सन 1900 में कार्ल लैंडस्टर द्वारा ए बी रक्त समूह की खोज की गई थी। अब हम जितने ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं इसमें कौन कौन से होते हैं, ए बी ओ और ए बी। उसमें से ये तीन ए बी ओ, इनकी खोज किसने की थी, कार्ल लैंडस्टर ने की थी। और ये जो ए बी है इसकी खोज इसके 2 साल बाद, कब, 1902 में। ये 1900 में हुई थी इनकी खोज, कार्ल लैंडस्टर ने की थी। और इसकी 1902 में किसने की थी, डिकैस्टेलो और स्टूली ने की थी। डिकैस्टेलो और स्टूली दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने ए बी समूह की खोज की थी। याद रखना, कार्ल लैंडस्टर ने किसकी खोज की थी, ए बी ओ। ऐसा पूछ ले निम्न में से कार्ल लैंडस्टर ने खोज नहीं की, तो किसकी नहीं की, ए बी रक्त समूह की खोज नहीं की, किसने की थी, स्टूली और डिकैस्टेलो ने। उसके बाद है 1940 में लैंडस्टर, ये कार्ल लैंडस्टर और वीनर ने मकाका रिसर्च नामक बंदर में आर एस कारक की खोज की थी। आर एस फैक्टर की खोज सबसे पहले किसने की थी, कार्ल लैंडस्टर और वीनर ने। कब, 1940 में। और किसमें, मकाका रिसर्च बंदर में। ये इंपोर्टेंट याद रखना। और एक 7 अप्रैल 1948 को क्या हुई थी, डब्ल्यूएचओ की स्थापना, जो कि हमने मानव रोग पढ़ते समय भी इसको पढ़ा था। और इसी 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो ये याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट है ब्लड में का कोड क्या होता है, ब्लड में क्या क्या मेन चीजें होती है। एक तो होता है एंटीजन और एक होती है एंटीबॉडी। इनके आधार पर ही उनके ब्लड ग्रुप डिसाइड होते हैं। तो ब्लड ग्रुप भी किसके आधार पर डिसाइड होते हैं, एंटीजन के आधार पर।
एंटीजन होता क्या है, ये आरबीएससी की सतह पर पाया जाने वाला एक ग्लाइकोप्रोटीन है। तो एंटीजन एक क्या है, प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन। और ये कहाँ पाया जाता है, आरबीएससी की सतह पर पाया जाता है। तो याद रखना एंटीजन कहाँ पाया जाता है, तो आरबीएससी की सतह पर। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एंटीजन कहाँ पाया जाता है, आरबीएससी की सतह पर या ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है या कहाँ पाया जाता है, तो वो कहाँ पाया जाता है, आरबीएससी की सतह पर। और ये जैसे एंटीजन है, तो एंटीजन का वह भाग जो एंटीबॉडी से क्रिया करता है वो क्या कहलाता है, एपिटॉप कहलाता है। मतलब एंटीजन का टॉप भाग क्या होता है जो एंटीबॉडी से क्रिया करता है वो क्या कहलाता है, एपिटॉप कहलाता है। और एंटीबॉडी का वह भाग जो एंटीजन से क्रिया करता है वो क्या कहलाता है, पैराटॉप कहलाता है। तो याद रखना एपिटॉप और पैराटॉप आपस में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। तो एंटीबॉडी का आगे का भाग पैराटॉप और एंटीजन का आगे का भाग एपिटॉप कहलाता है। इसके अलावा जैसे एंटीजन आरबीएससी के सतह पर पाया जाने वाला ग्लाइकोप्रोटीन है, तो एंटीबॉडी कहाँ पाई जाती है, या तो रक्त प्लाज्मा में पाई जाती है या लिम्फोसाइट द्वारा उत्पादित होती है। ये भी क्या है, इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन ही है। तो ये किस में पाई जाती है, रक्त प्लाज्मा में या फिर लिम्फोसाइट द्वारा भी उत्पादित होती है। याद रखना एंटीबॉडी क्या होती है, ब्लड प्लाज्मा में या आरबीएससी की सतह पर होती है। उसके बाद है एंटीबॉडी क्या होती है, हमारे शरीर में कभी भी कोई भी रोग कारक वगैरह हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो हमें बचाने का पहला काम कौन करते हैं, एंटीबॉडी करती है। तो याद रखना एंटीबॉडी, और इन दोनों का एंटीजन और एंटीबॉडी का संयुक्त अध्ययन क्या कहलाता है, सीरोलॉजी कहलाता है। तो इस देखो पीछे लॉजी आया, इसका मतलब ये क्या है, अध्ययन से संबंधित है। तो सीरोलॉजी में किस किस का अध्ययन किया जाता है, एंटीजन और एंटीबॉडी का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है ब्लड ग्रुप। तो याद रखना कि ब्लड ग्रुप किससे डिसाइड होता है, हमेशा एंटीजन से डिसाइड होता है। एंटीबॉडी का उसमें कुछ नहीं, एंटीबॉडी का इसमें कोई रोल नहीं है। जो आपके एंटीजन होगा वही आपके क्या होगा, ब्लड ग्रुप होगा। तो हमेशा याद रखना जो आपको ब्लड ग्रुप दिया वही आपका क्या होगा, एंटीजन होगा। तो सबसे पहले है जैसे ब्लड ग्रुप ए, तो ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीजन होगा, एंटीजन ए पाया जाएगा। और हमेशा याद रखना एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीजन का विपरीत होता है। देखिए आरबीएससी की सतह पर एंटीजन, ये प्लाज्मा में एंटीबॉडी। इसका यदि एंटीजन ए है, इसका एंटीबॉडी इसकी विपरीत होगी, क्या होगी, बी। इसके जैसे ब्लड ग्रुप बी में इसका एंटीजन क्या है, बी, इसकी एंटीबॉडी उसके विपरीत ए। और ब्लड ग्रुप ए बी में दोनों ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं और इसमें एंटीबॉडी अनुपस्थित होती है। इन दोनों का विपरीत कुछ नहीं होता, मतलब इसमें एंटीबॉडी नहीं होती। एंटीबॉडी नहीं होती इसलिए इसको सर्वग्राही कहा जाता है, ये सबका ब्लड ले सकता है क्योंकि इसमें एंटीबॉडी होती नहीं। और ओ में क्या होता है, एंटीजन ही नहीं होता, इसलिए ये सर्वदाता कहलाता है। तो याद रखना ए बी में तो एंटीबॉडी नहीं होती और इसमें ओ में क्या नहीं होते, एंटीजन नहीं होता। एक बार याद ऐसे रख लो कि ये ओ नहीं है, क्या है, जीरो। तो जीरो का जो ब्लड ग्रुप निर्धारण कैसे होगा, जब इसमें एंटीजन ये जीरो होगा, इसमें एंटीजन ही नहीं है तो उसके ब्लड ग्रुप का नाम भी क्या हो जाएगा, ओ। उसके बाद किसे रक्त दे सकता है, किसे ले सकता है। हम ये जो ब्लड ग्रुप है ये किसको रक्तदान कर सकता है और किसको किससे अपने खुद में दे सकता है। तो ब्लड ग्रुप ए वाला जो व्यक्ति है वो एक तो स्वयं को ब्लड ग्रुप वाला कोई व्यक्ति है उसको, और एक ए बी को, ए बी जो सर्वग्राही है तो वो सबसे ब्लड ले सकता है। तो ये या तो ए को दे सकता है या ए बी को दे सकता है। ले किससे सकता है, ले या खुद से ही ले सकता है ए वाले से, या ओ से जो सर्वदाता है, क्योंकि इसमें एंटीजन ही नहीं है तो इससे कोई भी ब्लड ले सकता है। उसके बाद बी वाला खुद से ले सकता है और ए बी से, और सॉरी किसको दे सकता है, बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। और ले किससे सकता है, बी और ओ से। भाई जो ए बी वाला है वो केवल किसको दे सकता है, ए बी को ही दे सकता है, लेकिन लेता किससे, ए बी और ओ सबसे लेता है, इसलिए क्या कहलाता है, सार्वत्रिक ग्राही कहलाता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहलाता है। उसी जगह यदि हम ओ देखें तो सभी को दान करता है, ए ओ बी ओ ए बी और ओ, सर्वात्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर। कौन सा ब्लड ग्रुप है, ओ। और ये ले किससे सकता है, केवल ब्लड ग्रुप ओ से ही ले सकता है। तो ये हमने एक की सारणी से याद कर लिया कि इसमें एंटीजन कौन सा होगा, एंटीबॉडी कौन सी होगी, किसे रक्त दे सकता है, किसे रक्त दे सकता है। यदि आपको ये सारणी याद है तो आपके ब्लड ग्रुप वाला मेन पोर्शन एकदम कंप्लीट हो जाता है।
उसके बाद एक इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है आर एस फैक्टर। आर एस फैक्टर क्या होता है? आर एस फैक्टर भी क्या है? एंटीजन ही है, वो भी मानव रक्त में पाया जाता है। रक्त का दूसरा महत्वपूर्ण एंटीजन, पहला तो वही होता है जो ब्लड ग्रुप होता है, ए का एंटीजन ए, बी का एंटीजन बी, और सेकंड इंपॉर्टेंट एंटीजन कौन सा है उसमें? आर एच फैक्टर होता है। इसकी खोज तो हमने पहले पढ़ ली 1940 में लैंडस्टीन और विनर ने की थी। और इसका दूसरा नाम इसे क्या भी कहते हैं? एंटीजन डी भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है आर एच फैक्टर का? एंटीजन डी। इसमें आर एच पॉजिटिव कौन होता है, आर एच नेगेटिव कौन होता है? जिसमें आर एच फैक्टर पाया जाता है, आर एच एंटीजन उपस्थित होता है वो आर एच पॉजिटिव, और जिसमें एंटीजन आर एच एंटीजन अनुपस्थित है वो आर एच नेगेटिव कहलाता है। विश्व की जनसंख्या का 85% क्या है? आर एच पॉजिटिव है, और भारत में तो 93% लोग क्या है? आर एच पॉजिटिव है। लेकिन जो आर एच नेगेटिव व्यक्ति को आर एच पॉजिटिव रक्त देने पर एंटीबॉडीज का निर्माण होती है। ये आप कोरोना से याद रख सकते हैं। जैसे यदि कोई कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति है तो वो कोरोना नेगेटिव व्यक्ति को रक्त नहीं दे सकता। इसी के जैसे ये आर एच नेगेटिव व्यक्ति को यदि आर एच पॉजिटिव वाला ब्लड देगा तो उससे क्या बनाएगा? ये आर एच नेगेटिव इसके खिलाफ क्या बना देगा? एंटीबॉडी बना देगा, तो उससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। फिर एक शब्दावली आती है रक्त समूहन, मतलब रक्त का जमाव। तो ये कब होता है? जब गलत रक्त मिलता है। यदि हमने देखा कि ए वाला ए और ए बी को ही रक्त दे सकता है, ठीक है, लेकिन आप ये क्वेश्चन पूछ लोगे यदि ये बी को दे देता है तो क्या होगा, शरीर में क्या रिएक्शन होगा या प्रॉब्लम क्या आएगी? तो वो प्रॉब्लम क्या है कि ब्लड का क्या हो जाएगा? समूहन हो जाएगा, जमा हो जाएगा। एक स्वस्थ प्रवाह कैसा होता है? अबाधित संचार और वाहिका में अवरोध, मतलब फैटल क्लपिंग हो जाता है, घातक समूहन हो जाता है। कैसा होता है देखिए, यदि ग्राही के सीरम में मौजूद एंटीबॉडी दाता के एंटीजन से मेल खा जाती है तो प्रतिजन और प्रतिरक्षी पर परस्पर क्रिया होती है। यदि ये वाला यदि ग्राही के सीरम में मौजूद एंटीबॉडी, यदि ये एंटीबॉडी किस में होगी? बी वाले ग्रुप में होगी, तो इसकी एंटीबॉडी और आगे वाले के डोनर जो है उसका एंटीजन, ये दोनों मिल जाए तो ये क्या करे? एंटीजन और एंटीबॉडी की क्या हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी। तो परिणाम स्वरूप क्या होगा कि लाल रक्त कोशिकाएं आपस में चिपकने लगती है और इससे रक्त समूह होता है। मान लो कोई ए वाला व्यक्ति है, ठीक है, इसमें कौन सा एंटीजन होगा? ए, और एंटीबॉडी होगी बी, ठीक है। यदि बी वाले ग्रुप को, बी वाले का एंटीजन क्या है? ए, सॉरी बी, और इसका एंटीबॉडी क्या है? ए। यदि ए वाला बी वाले को देता है, इसकी एंटीबॉडी बी है और इसका एंटीजन है, एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों क्या है? सेम है, तो ये आपस में क्या क्रिया करेंगे? एंटीजन एंटीबॉडी की मध्य क्या हो जाएगी? क्रिया हो जाएगी। इस क्रिया से क्या होगा? रक्त का समूहन होने लगेगा और इसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाएगी? रक्त वाहिका में अवरुद्ध हो जाती है। ये इसके टाइप ये जो हुआ ये क्या कहलाता है? रक्त समूहन ही है। तो इस रक्त समूहन के परिणाम स्वरूप व्यक्ति की क्या हो सकती है? मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए गलत रक्त चढ़ाने से पहले हमें उसका ब्लड ग्रुप देखना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद आदान के नियम, मतलब अभी हमने वही पढ़ा कौन किसको दे सकता है। तो ये जो वो नेगेटिव वाला है ये तो सबको दे सकता है, ए प्लस हो, ए माइनस हो, बी प्लस हो, बी माइनस हो, ओ प्लस हो, ए बी माइनस हो या ए बी प्लस हो, ये तो सबको दे सकता है। इसलिए ये क्या है? सर्वदाता। ये वाले ए प्लस, ए बी और ये ओ प्लस और ए बी माइनस, ये किसको दे सकते हैं? केवल ये बी प्लस को दे सकते हैं, ये ओ नेगेटिव को नहीं दे सकते। तो ये सर्वदाता हो गया, ये क्या हो गई? सर्वग्राही हो गया। यदि आपको यदि कोई क्वेश्चन पूछ ले कि आपातकालीन स्थिति है, आपको यदि किसकी बहुत ब्लडिंग हो रही है उसको तुरंत ब्लड चढ़ाना, उसका ब्लड चेक करने का भी हमें टाइम नहीं है। ब्लड चेक करने में टाइम लगता है, उसका सैंपल लेना, उसको लेबोरेटरी में भेजना वगैरह, उसका सैंपल लेना, उसको लेबोरेटरी वगैरह में भेजना, तो इतना भी हमारे पास टाइम नहीं है। तो उसको डायरेक्ट कौन सा ब्लड ग्रुप चढ़ा सकते हैं? तो वो है ए बी ग्रुप, सॉरी उसको डायरेक्ट कौन सा चढ़ा सकते हैं? ओ नेगेटिव वाला। ओ नेगेटिव सर्वदाता है, उसका कैसा भी ब्लड ग्रुप हो ओ नेगेटिव वाला सेट हो जाएगा। तो आपातकालीन क्लिनिकल स्थिति में कौन सा? वो नेगेटिव, और आर एच फैक्टर भी नेगेटिव होना चाहिए तो वो ब्लड चढ़ा सकते हैं। उसके बाद है रक्त की आनुवांशिकी कैसे होती है? तो मेंडल के नियम के अनुसार
में एक जीन 3 विकल्पों द्वारा होता है कि मनुष्य के रक्त समूह का नियंत्रण किस होता है। जो हमारा ब्लड ग्रुप है वो ब्लड ग्रुप किन जीन पर निर्धारित करता है, तो 3 जीन पर निर्धारित करता है। वो 3 कौन कौन से है, एक तो ए, बी और ओ। इसके आधार पर हमारे ब्लड ग्रुप का नाम हो रहा है। तो आई ए ये एंटीजन ए उत्पन्न करता है, आई बी एंटीजन बी उत्पन्न करता है, आई ओ का मतलब कोई एंटीजन उत्पन्न नहीं करता। अभी किसी के ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें उसका जीनोटाइप क्या होगा, आई ए। तो पता उसमें एंटीजन कौन सा है, ए। या तो ये होगा, ये होगा आई ए आई। तो इसके आधार पर उसका नाम क्या होता है, ए ब्लड ग्रुप। बी ब्लड ग्रुप में कौन सा जीनोटाइप होता है, उसमें जीन कौन सा है, तो आई बी होगा, या एक आई बी और एक स्मॉल आई होगा। ए भी रक्त समूह में ए और बी सप्रभाविता, मतलब ये दोनों साथ में रहते हुए समान प्रभावी। ऐसे नहीं कह सकते कि ये आई ए एंटीजन ज्यादा प्रभावी है या आई बी ज्यादा प्रभावी, दोनों का प्रभाव क्या एकदम सेम है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सप्रभाविता। और उसके जगह ओ में क्या है, दोनों अप्रभावी, दोनों प्रभावी नहीं है, दोनों का इसमें कोई रोल नहीं है। तो ये सयुग्मी अप्रभावी जीन है, एंटीजन है, तो इसके वजह से इसका नाम क्या है, ओ ब्लड ग्रुप। उसके बाद है आनुवंशिक पारिवारिक वृक्ष दे रखा। मान लो ये आपको एग्जाम में कंडीशन दे दी जाए कि यदि एक पिता ए बी है और माता ओ है तो उनके बच्चे होंगे, उनमें कौन सा ब्लड ग्रुप उपस्थित होने की संभावना है। तो ये आपको डायरेक्ट ऑप्शन में दे देंगे ए बी ओ या ए बी। तो उससे हमको कैसे ज्ञात करना, जैसे पिता ए बी है तो इनमें कौन कौन से जीन है, ए बी और बी भी है, एंटीजन कौन सा ए बी और बी भी है। ओ वाले में तो क्या एंटीजन सिर्फ ओ ही है। ये आपस में क्रिया करेंगे, ए वाले ओ से क्रिया करेंगे तो कौन सा बनेगा, ए, और बी वाले ओ से क्रिया करेंगे तो कौन सा बनेगा, बी। अर्थात इनकी संतानों में ए बी और ओ रक्त समूह नहीं हो सकते। कौन कौन से पाएंगे, सिर्फ ए और बी। ए बी और ओ वाला है पिता और माता, लेकिन उनके बच्चों में ए बी और ओ वाला ब्लड ग्रुप नहीं मिलेगा। तो याद रखना इनकी संतानों में ए बी और ओ रक्त समूह नहीं होगा। वही यदि पिता ए और माता क्या है, बी, तो इसमें ए और ओ एंटीजन है, इसमें बी और ओ। तो ए वाला बी से क्रिया करेगा तो ए बी, ए वाला ओ से क्रिया करेगा तो ए, ओ वाला ओ से क्रिया करेगा तो ओ, और ये ए वाला सॉरी ओ वाला बी से क्रिया करेगा तो बी। पता इसमें सभी ए बी ओ और ए बी चारों प्रकार के क्या ब्लड ग्रुप पाए जाएंगे। तो याद रखना ये कंडीशन आपको दे देंगे एग्जाम्पल में डायरेक्ट कि पिता ए और माता बी है तो उनकी संतान होगी में जो ब्लड ग्रुप होगा वो कौन सा होगा, तो उनमें कौन से चारों ब्लड ग्रुप इसमें उपस्थित होते हैं। उसके बाद है एक कंडीशन है आर एस फैक्टर वाली है। एक रोग है समझो, इस रोग का नाम क्या है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। रोग का नाम क्या है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। ये कब होता है, जब पिता तो क्या है आर एस पॉजिटिव, पिता ही होना चाहिए माता नहीं, पिता आर एस पॉजिटिव है और माता आर एस नेगेटिव है और उनके कोई संतान होगी। तो संतान क्या होगी, उसकी प्रथम जो गर्भावस्था है फर्स्ट प्रेगनेंसी वो तो आर एच नेगेटिव के घर में आर एच पॉजिटिव गुण विकसित होता है। पहली संतान सामान्य रहती है क्योंकि रक्त आपस में नहीं मिलता। तो इसमें फर्स्ट जो संतान होगी वो तो कैसे होगी, सामान्य होगी, क्योंकि जैसे ही ये आर एच पॉजिटिव आर एच नेगेटिव में जाएगा तो ये इसके खिलाफ क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा। एंटीबॉडी बनाएगा, लेकिन ये एंटीबॉडी बनाने में 9 महीने से ज्यादा का समय लग जाता है। 9 महीने से ज्यादा का समय लगता है तब तक तो बच्चे का जन्म हो जाता है। तो पहले जो गर्भावस्था होती है पहला बच्चा होता है वो सामान्य पैदा हो जाता है, लेकिन जन्म के समय रक्त मिलने से माता के शरीर में एंटी आर एच एंटीबॉडी वो कहता है आर एच के खिलाफ क्या बन जाती है, एंटीबॉडी निर्माण हो जाती है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आर एच पॉजिटिव या आर एच नेगेटिव माता के गर्भ में जाता है तो उसके खिलाफ पहले से क्या बन रखी है, एंटीबॉडी बन रखी है। तो ये आर एच फैक्टर को के खिलाफ क्रिया करके इसको क्या कर देता है, नष्ट, और परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है, बच्चे की मृत्यु हो जाती है। यदि अगला भ्रूण भी आर एच पॉजिटिव है तो माता के शरीर में एंटीबॉडी प्लेसेंटा पाकर भ्रूण के आरबीएससी को नष्ट कर लेता है। तो ये जो एंटीबॉडी बनी है ये खिलाफ है किसको, जो भ्रूण है उसके आरबीएससी को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। उसके फलस्वरूप बच्चे क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। तो इसका उपचार क्या है, या तो इसमें क्या भ्रूण की मृत्यु हो जाएगी या इसमें अत्यधिक रक्त अलपता होगी, मतलब एनीमिया होगा, या फिर पीलिया, ब्लड बिल्कुल कम होगा। व्यक्ति जन्म लेने के बाद थोड़े दिन के बाद मृत्यु हो जाएगी।
इसके उपचार क्या है कि पहला जो बच्चा जन्म लेता है प्रथम प्रसव के 24 घंटों के भीतर उसे एक NTRHD, जिसे रोगम भी कहते हैं, का इंजेक्शन दिया जाता है। इसमें 24 घंटों के भीतर प्रथम प्रसव जो सामान्य है उसके 24 घंटों के भीतर उसको क्या देना पड़ेगा, NTRHD का इंजेक्शन, जिसका दूसरा नाम क्या है, रोगम, उसका टीका देना पड़ेगा। ये माता के शरीर में एंटीबॉडी को निष्क्रिय कर देता है। ये जो प्रथम प्रसव के बाद वो RH+ के खिलाफ जो एंटीबॉडी बनाती है उसको क्या कर देता है, निष्क्रिय कर देता है, जिससे नेक्स्ट जब भी RH+ माँ के गर्भ में प्रवेश करता है तो उसके खिलाफ कोई क्रिया करने के लिए एंटीबॉडी नहीं होती। इसके अलावा हमारे शरीर में कौन कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, तो एक तो है IgG, ये किस में पाई जाती है, प्लेसेंटा पारकटी, अर्थात ये प्लेसेंटा में पाई जाती है। एक याद रखना, डायरेक्ट एग्जाम्पल में पूछते हैं कि IgG पाई जाती है माँ के दूध में, एलर्जी प्रक्रिया में शामिल होती है, प्लेसेंटा में पाई जाती है, ऐसा ऑप्शन दिए रखे। तो याद रखना IG किस में पाई जाती है, प्लेसेंटा पान। याद रखना G से क्या गया तो मैं गर्भ, तो गर्भ में क्या होता है, प्लेसेंटा होता है, तो IG किस में पाई जाती है, प्लेसेंटा में पाई जाती है। उसके अलावा IgA, ये कहाँ पाया जाता है, माँ के दूध में पाया जाता है। हमने कई बार सुना होगा कि माँ का दूध सबसे क्या होता है, A क्वालिटी का होता है, सबसे A क्वालिटी का कौन सा होता है, माँ का दूध। तो A से याद रखना क्या है, माँ के दूध में पाई जाती है। उसके बाद IgM, संक्रमण के द्वारा सबसे पहले उत्पादित होती क्या है, M। तो M कब होती है, संक्रमण के दौरान कौन सी एंटीबॉडी बनती है, तो IgM। उसके बाद IgE, E से याद रखना एलर्जी, तो एलर्जी की प्रतिक्रिया में शामिल कौन सी होती है, IgE। तो संक्रमण के समय तो कौन सी बनती, संक्रमण के समय तो कौन सी बनती है, IgM, और एलर्जी के समय कौन सी बनती है, IgE। उसके बाद IgD कब बनती है, बी कोशिका पर रिसेप्टर, जो हमारी बी सेल्स होती है उस पर रिसेप्टर के टाइम क्या बनती है, IgD। तो ये याद रखना 5 टाइप के हमारे में क्या होती है, एंटीबॉडी। उसके बाद कुछ फैक्ट हेमेटोलॉजी मतलब रक्त अध्ययन का संबंध है कि ब्लड बैंक, हमारे शरीर का ब्लड जो ब्लड बैंक में रखा जाता है, तो ब्लड बैंक का प्रेशर कितना होता है, वो कितने डिग्री पर रखते हैं, तो 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ब्लड को सुरक्षित रखा जाता है, अर्थात ब्लड बैंक का टेम्परेचर कितना रखा जाता है, 4.4 डिग्री। उसके बाद 1 यूनिट रक्त, हमने कई बार सुना उसे 1 यूनिट ब्लड डोनेट किया या ब्लड चढ़ाया गया, तो 1 यूनिट का अर्थ क्या होता है, 350 ml। ये किसने डिसाइड किया है, WHO द्वारा डिसाइड किया गया है। तो 350 ml क्या होता है, 1 यूनिट में ब्लड की मात्रा होती है। उसके बाद हमारे शरीर में ब्लड क्यों जमता है, क्योंकि उसके हमारे शरीर में एक रसायन पाया जाता है, उसका नाम क्या है, हिपेरिन। तो हिपेरिन क्या करता है, रुधिर को नलिकाओं के अंदर जमने से रोकता है। तो ब्लड को शरीर में जमने से कौन रोकता है, तो वो कौन रोकता है, हिपेरिन, याद रखना। तो हमारे पलिया शरीर को ब्लड बैंक व RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो हमारे शरीर में जो ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है, रुधिर का संग्रहण होता है, तो वो है प्लिया में। तो हमारे शरीर का ब्लड बैंक कौन सा है, प्लिया। तो याद रखना प्लिया क्या है, शरीर का ब्लड बैंक। और RBC का इसे क्या कहता है, कब्रिस्तान। RBC जो डेथ RBC होती है वो अंतिम में जाकर कहाँ पर समाप्त होती है, तो वो प्लिया में समाप्त होती है। तो RBC का तो क्या कहलाता है, कब्रिस्तान, और रुधिर का क्या कहलाता है, ये ब्लड बैंक कहलाता है। शरीर का क्या कहलाता है, ब्लड बैंक कहलाता है। उसके बाद भ्रूणीय अवस्था में क्या होते हैं, भ्रूणीय अवस्था में RBC का निर्माण लीवर और प्लिया में होता है। वयस्क के टाइम तो अस्थि मज्जा में होता है बोन मैरो में, लेकिन भ्रूण के टाइम ब्लड का निर्माण कहाँ होता है, वो होता है यकृत और प्लिया में, लीवर और स्प्लीन में होता है, प्लिया में। तो याद रखना वयस्क में अस्थि मज्जा में ब्लड बनता है और भ्रूण में यकृत या प्लिया में। उसके बाद है एक अंतिम स्लाइड है कि हमारे शरीर में ब्लड का जो परिसंचरण है वो कैसे होता है। तो हमारे शरीर में एक तो पाई जाती है जो 2 है, एक तो फुसफुसीय सीरा और एक है फुसफुसीय धमनी। ये क्या होती है, ये हृदय से कहाँ तक, फेफड़ों तक ले जाने वाली जो वाहिका होती है वो कौन सी होती है, सीरा और धमनी। एक तो जो हृदय से फेफड़ों तक ले जाती है और एक जो फेफड़ों से हृदय तक लाती है। तो जो फेफड़ों से हृदय तक लाती है वो तो क्या कहलाती है, फुसफुसीय सीरा, और जो हृदय से फेफड़ों तक लेके जाती है वो कौन सी है, फुसफुसीय धमनी। तो याद रखना फुसफुसीय सीरा क्या करता है, ये शरीर में एकमात्र सीरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। जैसे जो सामान्य सीरा होती है उसमें तो क्या आता है, डीऑक्सीकृत रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुसफुसीय सीरा में कौन सा बहता है, शुद्ध रक्त बहता है, ऑक्सीकृत रक्त बहता है। वही फुसफुसीय धमनी शरीर की एकमात्र धमनी है
इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, क्योंकि जो महाधमनी और अन्य धमनियाँ हैं उसमें तो शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुफ्फुसीय धमनी में कौन सा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। उसके बाद कुछ रोग दे रखे हैं ब्लड से संबंधित। तो पहला है एनीमिया रोग। तो एनीमिया में किस किस की कमी होती है? यदि हमारे शरीर में लोहे की कमी है तो भी उसे एनीमिया कहा जाएगा। यदि विटामिन B12, क्या नाम था इसका रासायनिक नाम? साइनोकोबालामिन, उसकी कमी है तो भी एनीमिया कहा जाएगा। और यदि फॉलिक एसिड किसका देखा था हमने? विटामिन B9, तो उसकी कमी से भी क्या होता है? एनीमिया। मैंने देखा था B9 और B12 की कमी से क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। तो याद रखना है, या तो B9 B12 की कमी से या लोहे की कमी से क्या होता है? एनीमिया। इसके अलावा RBC की कमी होगी तो भी क्या कहलाता है? एनीमिया। और रुधिर की कमी होगी तो भी वो क्या कहलाएगा? एनीमिया। और यदि हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो भी क्या कहलाएगा? वो एनीमिया कहलाएगा। तो याद रखना, RBC की कमी तो भी एनीमिया, हीमोग्लोबिन की कमी तो भी एनीमिया, लोहे की कमी तो भी एनीमिया, और B9 और B12 की कमी होती है तो भी क्या होता है? एनीमिया। उसके बाद है एंजाइना। हृदय पेशियों को ऑक्सीजन की कमी आपूर्ति के कारण सीने में दर्द। हमारा जो हृदय होता है उसमें ऑक्सीजन की कमी होने पर हमारा जो सीने में दर्द होता है, उस सीने के दर्द को क्या कहा जाता है? एंजीनिया कहलाता है। ये सीने में दर्द क्या होता है कि हमारे जो हृदय की पेशियाँ है उसमें ऑक्सीजन की आपूर्ति क्या हो जाती है? कम हो जाती है। फलस्वरूप क्या होता है? हमारे शरीर में सीने में क्या होने लगता है? दर्द। तो इसे क्या कहा जाता है? एंजाइनिया। इसके बाद एक है वेरिकोस सिराई। वेरिकोस सिरा क्या है? इसमें दोषपूर्ण कपाट पाए जाते हैं। कपाट जो एक्चुअल कार्य करने होते हैं, जिस टाइम पे जो कार्य करना है वो नहीं करते, तो दोषपूर्ण कपाट के कारण सिराओं का क्या हो जाता है? फूल जाती है। सिरा फूल जाती है तो फूलने के परिणाम स्वरूप उसका जो रक्त संचार है वो बाधित हो जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? वेरिकोस सिराई कहा जाता है। उसके बाद एक उपकरण कौन सा? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। हृदय संकुचन के विभव को मापते हैं। मतलब हमारे 1 मिनट में कितनी बार हृदय धड़कता है, संकुचित होता है, वो किससे मापा जाता है? तो वो ECG से मापा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ भी कहा जाता है। और उसके बाद अंतिम एक है एंजियोप्लास्टी। हमने बात बार सुना अगर उसके एंजियोप्लास्टी करवाइए। एंजियोप्लास्टी क्या होती है? धमनियों में रुकावट दूर करने हेतु छल्ले का प्रयोग, जिसके धमनियों में ब्लड जो संचार है वो धीमा पड़ जाता है, तो उसमें क्या प्रयुक्त किए जाते हैं? छल्ले लगाए जाते हैं। छल्ले लगाने से जो धमनी होती है ये संकुचित नहीं होती और परिणाम स्वरूप ये जो ब्लड है वो आसानी से संचरित होने लगता है। तो ये था हमारे 3 टॉपिक, रक्त समूह, रक्ताधान और RH फैक्टर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम रक्त का जो संरचना है उसमें कौन कौन से RBC, WBC प्लस प्लेट्स वगैरह जो पाई जाती है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अगले टॉपिक में हमारे ये कंप्लीट हो जाएगा। तो धन्यवाद। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने LDC और राजस्थान के एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही नॉलेज भरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।